जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हरिओम मौर्य आज प्रस्तुत हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर। इससे पहले 6 हमारे हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को अवगत है कि इस समय हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको कठिन तथा सरल सभी प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं आप क्लासेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन 2-3 दिन पहले से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब दोबारा से आज से कंटिन्यू हो गई हैं। तो देखिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1 आ गया है आपकी सीरीज स्क्रीन पर। निम्न में से चूना पत्थर पाया जाता है अपसादी शैलों में, आग्नेय शैलों में, आग्नेय चट्टानों में, कायांतरित शैलों में, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं चूना पत्थर जो है किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है? अपसादी शैलों में पाया जाता है साथियों। अपसादी शैलें कैसी होती हैं? परतदार होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे बोलते हैं। ठीक है साथियों। जबकि आग्नेय शैलें और कायांतरित शैलें परतदार नहीं होती हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी कुल लंबाई साथियों 650 किलोमीटर है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो नहर है ये भारत की सबसे अधिक लंबी नहर है, सबसे बड़ी नहर है भारत की, जो सतलुज और ब्यास नदी का संगम है, जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज। और हरिके बैराज से साथियों ये निकलती है आपकी नहर, ये नहर जो कि राजस्थान में बहती है। इसको राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसको राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम जो है राजस्थान नहर है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया था। ठीक है साथियों। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, सेशन अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें साथ साथ में, जिससे कि आपके ही तरह बहुत सारे साथियों को भी इसका जो है लाभ मिल सके। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसमें ज्वारीय भित्ति का प्रवेश करना एक आम घटना है? हुगली, गंगा, गोदावरी, कृष्णा नदी। देखिए साथियों, ज्वारीय भित्ति क्या होती है? ज्वारीय भित्ति क्या होती है? ज्वारीय भित्ति जो आपकी प्रवाल भित्ति होती है, जब ज्वार और भाटा आता है, ज्वार आता है, तो अपने ज्वार की लहरों के साथ में बहुत सारे जो है प्रवाल नदी के मुहाने पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से वो बोली जाती है ज्वारीय भित्ति, ज्वारीय भित्ति कहते हैं। और ऐसा होता है आपकी हुगली नदी के मुहाने पर। हुगली नदी जैसा कि आप जानते हो कोलकाता के मध्य से पश्चिम बंगाल में बहती है, जो गंगा की सहायक शाखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरहोल बाघ अभयारण्य। नागरहोल बाघ अभयारण्य की बात की जाए, बताइए साथियों, केरल में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, या तमिलनाडु में है? जी हाँ साथियों, बहुत जल्दी बताएं, रिप्लाई करें। देखिए, जो नागरहोल अभयारण्य है ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ये आपका कर्नाटका में स्थित है। और इसका जो न्यू नाम है, जो नया नाम है, उसको कहते हैं राजीव गांधी अभयारण्य। राजीव गांधी अभयारण्य। ठीक है साथियों। दरअसल ये जो है नागरहोल नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में साथियों, जैसा कि देखें, ये रहा आपका ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। और दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन के क्या कारण है? तो बाईं ओर विचलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है साथियों? पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति इसका जो है मुख्य कारण है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? कर्क रेखा के निकटतम दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर।
इन चारों में से कौन सा सर्वाधिक नज़दीक है? जैसा कि आप जानते हो कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इनमें शहर पूछे गए हैं दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। बहुत जल्दी से सोचकर रिप्लाई करें। देखिए साथियों, दिल्ली, कोलकाता, जो कर्क रेखा है वो आपकी गुजरती है सबसे नज़दीक जो है कोलकाता कर्क रेखा की, ठीक है। जोधपुर और नागपुर, जोधपुर आपका राजस्थान में है, नागपुर आपका महाराष्ट्र में है, ठीक। कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु। इसमें साथियों पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु है? सवाना प्रदेश की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये आपका विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय है। इन्होंने पूछा है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता क्या हो सकती है यहाँ पर? वर्ष भर वर्षा, ठीक है। केवल शीतकाल में वर्षा, नहीं ऐसा नहीं है। निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु, नहीं। अत्यंत अल्पकाल की शुष्क ऋतु। देखिए साथी, चूँकि इस क्षेत्र में जो है वर्ष भर वर्षा रहती है, लेकिन यहाँ पर भी अत्यंत अल्पकाल के लिए शुष्क ऋतु रहती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य साथियों कौन सा है? गोवा, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा? बताइए जल्दी से। देखिए, सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा के अलावा फिर गोवा से बड़ा आपका सिक्किम आ जाता है, और सिक्किम के बाद में नागालैंड, ठीक है साथियों। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? गोवा हो गया। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप? जी साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली। क्या है साथियों? दिल्ली। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, बाण सागर परियोजना एक नदी निकलती है, एक जगह है अमरकंटक से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, और ये बिहार में जाकर जो है गंगा नदी से मिल जाती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र में चलती है साथियों, और उससे भी ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसी पर स्थित है आपका बाण सागर बांध। इसी पर स्थित क्या है? बाण सागर बांध स्थित है साथियों। अब दूसरी बात हम इसकी कर लेते हैं। बाण सागर बांध से लाभान्वित होने वाली, देखो, एक तो एमपी है, यूपी है, बिहार है, ठीक है साथियों। दूसरी बात क्या है? बाण सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाण सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है, और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है बाण सागर नहर परियोजना, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है साथियों, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 2006 में किया गया, ठीक है साथियों। तो बाण सागर परियोजना आपकी किस पर है? सोन नदी पर है। एक और है बाण सागर नहर परियोजना, जो एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि जिसका उद्घाटन सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, एलुवियल सॉइल या फिर काली मिट्टी? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी है वो है आपकी एलुवियल सॉइल, जिसको हम बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलेंगे?
जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का मतलब ही होता है जल के साथ लुढ़क कर आई हुई, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई। जैसा कि आप जानते हैं सभी, गंगा का विशाल मैदान जो है इस चीज़ का प्रमाण है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पर 200 मीटर से भी ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी का जमाव स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम एलुवियल कहेंगे। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो देखिए साथियों, नासिक में गोदावरी के किनारे जो है कुंभ मेला लगता है, जो कि नासिक जिला त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी निकलती है और यहीं पर जो है कुंभ मेला लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पूर्वी उड़ीसा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवालिक और तराई क्षेत्र में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो देखिए साथियों, लंबी जड़, नुकीले कांटे, शूलयुक्त झाड़ियाँ, लघु वृक्षों वाले झाड़ी वाले जो पौधे हैं आपके आंध्र प्रदेश के पश्चिमी तट प्रदेश में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है इस समय में ये आपका काय का हिस्सा है? तेलंगाना का हिस्सा है, तेलंगाना। ठीक है साथियों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा रेखा कौन से राज्य से लगती है? सबसे कम, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है साथियों, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये स्थित है। 5 राज्य हैं साथियों और राजस्थान है। तो कौन कौन से राज्य हो गए? राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश। ये 5 इसके पड़ोसी राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन पूछा गया है मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा साथियों लगती है आपकी गुजरात के साथ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन पंजाब जो है कर्क रेखा से ऊपर को स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, इसलिए पंजाब से नहीं गुजरती है। ठीक है साथियों। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए साथियों, एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, इधर को जाती है सिंधु, इधर को जाती है सतलुज। जैसा कि ये रही आपकी ब्रह्मपुत्रा, ये रही सिंधु और ये रही सतलुज नदी, जो कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती हैं। इससे पूछा गया सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ है? तो कहाँ पर है? मानसरोवर झील। कौन सा उत्तर हो जाएगा? मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? चंबल, ताप्ती, नर्मदा अथवा भीमा। और जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए, जो ओंकारेश्वर जो परियोजना है ये आपकी संबंधित है किससे? चंबल नदी से, नर्मदा नदी से संबंधित है, नर्मदा नदी से संबंधित है। और नर्मदा नदी पर ही देखिए ओंकारेश्वर के अलावा अति महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं वो सरदार सरोवर, ठीक है साथियों, सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजना भी इसी पर है। सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना। इस प्रकार से आपका जो है नर्मदा नदी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। चंबल नदी, कृष्णा नदी, बेतवा नदी, सतलुज नदी। जी हाँ साथियों,
देखिए एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी, जिसका नाम क्या है, चंबल नदी। और ये चंबल नदी का है, एमपी से निकलती है। कहाँ निकलती है, एमपी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पर बहुत सारे बांध जो है, कई सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें एक तो है आपकी जवाहर सागर परियोजना साथियों, दूसरी है आपकी गांधी सागर परियोजना, तीसरी है आपकी ये जो गांधी सागर है ये मंदसौर में है, ठीक है साथियों। और तीसरी है आपकी राणा सागर परियोजना। ये सब की सब बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और क्षिप्रा नदी भी जो आप सुनते हैं, क्षिप्रा नदी जो है आपकी सहायक नदी है, किसकी, चंबल की सहायक नदी है। ये भी आपकी काकरीबाड़ी पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, जबकि जो चंबल नदी है, ये वाली जो चंबल नदी है ये निकलती है आपकी मध्य प्रदेश की जानपावा पहाड़ियों से। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, आप सभी लोग बता देंगे, चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बिल्कुल सेम टू सेम, बहुत जल्दी से रिप्लाई कर देंगे सभी लोग। एक सींग वाला गैंडा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया गया है वह कहाँ से होकर गुजरता है, वह कहाँ से होकर गुजरता है। देखिए भारतीय मानक को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया गया है, बहुत जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए ये जो आपका है IST, इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, और इसका जो है ये गुजरती है आपकी कहाँ से, इलाहाबाद, प्रयागराज से गुजरती है उत्तर प्रदेश में। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी से गुजरती है साथियों, MP से गुजरती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और एक स्टेट और है जिसको बोलेंगे आंध्रा से गुजरती है, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है, सबसे बड़ा नदी मुख। देखिए नदी मुख की जब बात आती है तो इसमें हुगली नदी का नाम आ जाता है, इसका नदी मुख बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो है एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है इसके सामने, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप भी हैं कई, जिस वजह से इसका जो मुहाना बड़ा हो गया है। दरअसल यहाँ पर ज्वारीय लहरें आके टकराती हैं, इसके कारण भी इसका बड़ा होना स्वाभाविक है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आया है, ज्वारीय भित्ति के विषय में पूछा गया है, उसी से संबंधित है क्वेश्चन। तो आपका हुगली रिवर जो है यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए ये चारों जो शहर हैं ये राजस्थान में हैं, और इनमें से जो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है वो आपका है बांसवाड़ा, ठीक है साथियों। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की अपेक्षा दूर है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मैं समझता हूँ कि आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस मैं समझता हूँ विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा। देखिए कोयले के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे साथियों कौन है, पहले नंबर पे कौन है बताइए। देखिए पहले नंबर पे आपका है चाइना। क्या है, चाइना के बाद में क्या है, USA, और USA के बाद में कौन सा है, इंडिया, ठीक है, कोयला उत्पादन में। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है, कांडला, कोचीन, पारादीप, तूतीकोरिन। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए जब भी आप जो है भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे तो
यहाँ पर जो बंदरगाह है एक, जिसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी, ये वाला बंदरगाह है, यही कांडला बंदरगाह है, यही कांडला बंदरगाह है साथियों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है। इसका नाम जो है 2017 में बदला गया और पड़ गया दीनदयाल बंदरगाह। इसका नाम क्या पड़ गया? दीनदयाल बंदरगाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है ये कांडला बंदरगाह। कांडला का दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। जबकि आपके अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कोचीन है, आपका पारादीप है, तूतीकोरिन है। तो कोचीन कहाँ का है? कोचीन आपका केरला का है, कोचीन आपका केरला में है। पारादीप आपका उड़ीसा में है और रहा आपका तूतीकोरिन, तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है। क्लियर हो गया? चारों आपके बंदरगाह हो गए। तो आपका यहाँ पर जो बंदरगाह है काय में, कच्छ की खाड़ी में जो बंदरगाह है, यही वाला बंदरगाह जो है दीनदयाल बंदरगाह या कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और किसके नज़दीक है? राजस्थान के नज़दीक है, क्योंकि राजस्थान इसके ऊपर स्थित है। ठीक साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? चाय, चावल, गन्ना, ज्वार। देखिए, ऐसी फसलें, ऐसे खाद्यान्न जो आपके सीधे सीधे व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पैदा किए जाते हैं या उपजाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। उनको हम नकदी फसल कहते हैं। जैसे चाय है, गन्ना है, ज्वार है। जबकि चावल है, चावल उगाने के बाद हम डायरेक्ट भी अपने घर पर जो है इसको कहीं प्रोसेस नहीं कराना पड़ता, बहुत ज़्यादा घर पे ही प्रोसेस हो जाता है, आसपास में प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है। और ये आपकी है खाद्यान्न फसल। और जबकि आपकी जो है चाय, गन्ना, ज्वार, ये नकदी फसलों में काउंट होती हैं। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? आधारी चट्टान, स्थानीय जलवायु, स्थलाकृति, जैविक पदार्थ। मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 26 है। जी हाँ साथियों, आधारी मिट्टी, स्थानीय जलवायु, स्थलाकृति, एक जैविक पदार्थ। देखिए, मिट्टी के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है उस जगह की जलवायु, उस जगह की जलवायु। जलवायु अगर आपकी उष्ण होगी तो वहाँ पर दलदल भूमि क्षेत्र और सदाबहार पेड़ पाए जाएंगे, वनस्पति पाई जाएगी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है साथियों, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27। क्यूबा द्वीप किस सागर में स्थित है? क्यूबा द्वीप किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत सागर, कैरिबियन सागर या उत्तरी ध्रुवीय महासागर। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए, जहाँ तक इसकी बात आएगी तो ये आपका रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रही आपकी पनामा नहर। और इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका और ये हो जाएगा साउथ अमेरिका। जहाँ तक बात यह है कि आपकी चीन सागर कहाँ पर स्थित है? चीन सागर स्थित है आपका यहाँ पर अटलांटिक महासागर में साथियों चीन सागर स्थित है। और इसी के मध्य है आपका क्यूबा द्वीप। ठीक है साथियों, क्यूबा द्वीप ये मैक्सिको की खाड़ी से, जो आपका क्यूबा द्वीप है, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी से किधर को है? दक्षिण में है। ठीक साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से खिलौनों के निर्माण में काम आने वाला खनिज कौन सा है? गेरू पत्थर, घिया पत्थर, फायर क्ले, चाइना क्ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार पूछा गया है। जो मूर्तियाँ आप देखते हो सफ़ेद कलर की होती हैं, बिल्कुल दूधिया कलर की होती हैं, ये किस चीज़ की बनी होती हैं? हमको लगता है जैसे कि मोम से बनी हो। और इस प्रकार का जो पत्थर कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं घिया पत्थर। क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम बोलते हैं घिया पत्थर। जबकि जो गेरू पत्थर होता है इसको हम बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, बलुआ पत्थर भी बोलते हैं। ये हल्का सा गेरू कलर का होता है, इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कलर जो है गेरू कलर का होता है। ठीक है साथियों, वहीं आपका चाइना के लिए है, इसमें सिल्का की मात्रा ज़्यादा होती है, फायर के लिए अलग है। और आपका घिया पत्थर तो चूना पत्थर हो ही गया, इसको चूना पत्थर भी कह सकते हैं हम घिया पत्थर के लिए। ठीक है साथियों,
नाउशी, इसको लाइम स्टोन भी कह सकते हैं घिया पत्थर के लिए। नाउशी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सागर तटीय लंबाई कितनी है? देखिए, भारत की जब चारों तरफ की सीमा की बात करेंगे तो जल सीमा है और आपकी स्थल सीमा है। ये जल सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। ये वाली जो लंबाई है भारत की जल सीमा जो है 7,516 किलोमीटर है। जबकि स्थल सीमा की बात आ जाएगी तो स्थल सीमा है इनकी भारत की 15,200 किलोमीटर। दोनों की दोनों डिजिट यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है साथियों, तो द्वीपों सहित या भारत की सागर तटीय जो लंबाई है वो कौन सी है? 7,516 भी आंसर सही है, 6,200 भी सही है। 6,200 कैसे सही है? ये केवल ये तटीय क्षेत्र पूछा जाता है, जबकि 7,516 इसलिए सही है क्योंकि इसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमाएं भी शामिल हो जाती हैं। तो आपका सही उत्तर, सबसे ज़्यादा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों? 7,516। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए, महानदी पर स्थित है आपका उड़ीसा में हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ लगी सबसे छोटी थल सीमा वाला देश कौन सा है? भारत के साथ लगी सबसे छोटी थल सीमा वाला देश कौन सा है साथियों? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, भारत के साथ जो लगी हुई सीमा है ये यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं अफ़गानिस्तान। क्या बोलेंगे साथियों? अफ़गानिस्तान बोलेंगे। और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर जो भारत के साथ सीमा करता है। तो अफ़गानिस्तान अपनी सीमा रेखा भारत के साथ 106 किलोमीटर साझा करता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? जहाँ तक पृथ्वी की संरचना की बात करेंगे, ए रही पृथ्वी की बाहरी परत, ए रही पृथ्वी की दूसरी परत और ए रही तीसरी परत। तो जो ऊपर वाली जो लेयर है ये वाली, इसको हम शियाल कहेंगे, सीमा कहेंगे, निफे कहेंगे। तो जो निफे वाली है इसको हम निफे कहेंगे साथियों, NIFE, निफे। ठीक है साथियों, निफे का मतलब होता है निकिल और फेरम, लोहा। निकिल और लोहे से बना हुआ है आंतरिक क्रोड, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर निकिल ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? फेरम दिया हुआ, लोहा दिया हुआ है। तो लोहा आपका जो है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? किससे बना है? लौह से बना है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था कौन से राज्य में स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था जो है आपकी तमिलनाडु में स्थित है साथियों। ऑप्शन 3 सही है क्वेश्चन 33 के लिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है साथियों? ये महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत अच्छे से समझ लें इन क्वेश्चंस के लिए। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है कौन सा है? तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से राज्य हैं तटरेखा वाले। देखो साथियों, एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। 9 स्टेट हैं आपके समुद्र तटीय। इनमें से लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा साथियों? गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। इसके तट की लंबाई कितनी है? इसके तट की लंबाई है 1214.5 किलोमीटर। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है गुजरात की? 1214.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 35। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना व चीनी उत्पादन में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? सॉरी बताइए साथियों।
उत्तर प्रदेश का स्थान देखो खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम है, दुग्ध उत्पादन में भी सर्वाधिक है, गन्ना और चीनी उत्पादन में भी प्रथम है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इन सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध जो है आपका कृषि से है। ठीक है साथियों, खाद्यान्न से है। ऑप्शन 4 सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? देखिए साथियों, जो रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, सबसे पहले रबी की फसलें बोई कब जाती हैं? क्वेश्चन 38 में बताइए। अक्टूबर नवंबर में इसका जो है बोया जाता है और इसकी सबसे प्रमुख फसल है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल साथियों। ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस पर मरुस्थल है ही नहीं, जिस पर रेगिस्तान है ही नहीं? बहुत जल्दी से पढ़ाई करें। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए, एक ऐसा मतलब जो है कह सकते हो महाद्वीप जिस पर कोई भी मरुस्थल नहीं है, उसका नाम क्या है? यूरोप। यूरोप जो है छोटे छोटे द्वीपों में बता हुआ है, यहाँ पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत कहा जाता है? किसको कहा जाता है साथियों? काराकोरम, पामीर, तियान शान, इनमें से कोई नहीं। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए, विश्व की जो छत है या संसार की छत है वो कहा जाता है आपका जो है पामीर के लिए, पामीर का पठार। और पामीर का पठार आपका स्थित है भारत के ऊपर, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक है साथियों। इस प्रकार से हम देखेंगे ये वाली जो आंसर की है साथियों, ये हम अपडेट नहीं कर पाए हैं, एक चेंज नहीं हो पाई है, हम करना ही भूल गए दरअसल। ठीक है, तो इसको ना देखें। आज का जो 40 क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस सेट 7 है ज्योग्राफी का, ये पूर्ण हो चुका है साथियों। आज का सेशन आपका कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।